लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसका अपोजिट प्रोसेस जिसमें कोई भी गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व रहती है उस हीट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड द डेफिनेशन इज क्लियर, when 1 mole of gaseous atom gains electron to form monovalent anion, then the amount of heat change is called electron gain enthalpy of that element. So एक hypothetical element लिख दिया मैंने X और उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए इक्वेशन लिखी। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेशन के बाद वी हैव टू राइट द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैसे पढ़ा था आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, थिंक, तो कैसे लिख रहे थे आप लोग? सोडियम गैसियस फॉर्म में इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+, ये तो हो गया आयोनाइजेशन। किसका आयोनाइजेशन हुआ? Na। अब इसका मैं ऑपोजिट रिएक्शन लिख दूं, यही होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और किसने किया है? Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन बाय Na+। तो इस प्रोसेस की हीट को मैं नाम दूंगा क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। और इस प्रोसेस की हीट को नेम क्या दूंगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। एंड हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी। थर्मोकेमिस्ट्री में एक लेवोजियर लैप्लास लॉ आता है, व्हेन यू रिवर्स द प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट चेंज रिमेन्स सेम बट द साइन विल बी ऑपोजिट। सो वो मैं लिख सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, बट साइन होगा ऑपोजिट। एंड वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज पॉजिटिव, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो डेफिनेटली इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक हो जाने वाला है। तो किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए आप कोई भी चेंज लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन भी, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी। आपको ये चीज़ माइंड में बिठा लेनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में जो आयोनाइजेशन वर्ड आप यूज़ कर रहे हो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो आप इलेक्ट्रॉन गेन टर्म यूज़ कर रहे हो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सो डेफिनेटली आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन बोथ आर, है ना, अपोजिंग प्रोसेस, एक दूसरे की अपोजिंग प्रोसेस है। अब नॉर्मली हम लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है, तो वो पॉजिटिव साइन से हम लोग डिनोट करते हैं नॉर्मली। बट एग्जामिनर इसी चीज का हमसे फायदा उठा सकता है, हमको बचना है। कैसे बचोगे? ध्यान से देखो। तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने लिखा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज में भी क्या होता है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एटम गेन करेगा 3 तक, हर एटम का अपना एक कैपेसिटी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक तो वो करता है, उसके बाद दैट प्रोसेस बिकम्स डिफिकल्ट। सो कोई भी जो एलिमेंट है, जैसे मैंने X के लिए ही दिखाना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाला। अब मैं ये कह रहा हूं दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए होगी वो बताऊंगा मैं डिटेल में, डोंट वरी। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो नो मैटर आपके पास स्पीसीज कौन सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अगेन ऑलवेज पॉजिटिव।
सो बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त हीट इवॉल्व भी हो सकती है और इवॉल्व होना और रिलीज होना एक ही बात होती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त हीट हमेशा एब्जॉर्ब होगी। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये नेगेटिव होती है फॉर ऑल, सॉरी, एक्सेप्ट व्हाट, ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2, नॉट 1, ग्रुप 2, ग्रुप 5A, ये 2A, 5A, इसमें ओनली नाइट्रोजन, इसमें सारे एलिमेंट्स थे, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एंड 0 ग्रुप। अब ग्रुप 2A में कौन कौन आता था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 5A में ओनली नाइट्रोजन एंड 0 ग्रुप में हमारे पास सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स। सो आप कोई और एलिमेंट चाहे ग्रुप 1 से उठा लाओ, ग्रुप 17 से उठा लाओ, कहीं से भी उठा लाओगे, सबके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी? नेगेटिव। किसको छोड़ के? ग्रुप 2A जिनको आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हो। फिर ग्रुप 15 के अंदर ओनली नाइट्रोजन जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहता है? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक होता है। और 0 ग्रुप के लिए सारे एलिमेंट्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये बात आपके माइंड में बिल्कुल आपको बिठा लेनी होती है। और उसका रीजन क्या है? जब मैं बोलता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर जाने वाला है। सो व्हेन वी से कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली bounded to the nucleus. When we say that ionization energy is low, it means that electron is loosely bound. Simple. Same यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में होता है। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, मतलब जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो जाएगा? इजी। उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होने वाला है? इजी। जितना ज्यादा नेगेटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन दूं, जस्ट टू रिमेंबर कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूं, तो जितना इधर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजी। और जितना पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। और इसी चीज को नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर से ऊपर उठने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाए थे किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जिसका रिलेशन क्या था विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? So electron gain enthalpy is negative of electron affinity minus 5/2 RT. So when electron gain enthalpy is negative, electron affinity becomes positive. So जब आप टर्म यूज करते हो क्या? एफिनिटी का तुम्हारा इंग्लिश में मीनिंग क्या है? किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस, किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस। तो यहां किस चीज के लिए एक्सेप्टेंस देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है
कि जब भी कोई भी एटम, उसके खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मान लो मैं फ्लोरीन ही दिखाने की कोशिश करूं और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें एंटर करने के लिए सोच रहा है, मींस ऑलरेडी इसके पास अपने खुद के 7 बच्चे हैं और ये परिवार एक इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट करना चाहता है। भाई बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, इट इज लाइक दैट। तो इस बच्चे का घर में यानी कि इस एटम में वेलकम है या नहीं। व्हेन वी से कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, मींस उस इलेक्ट्रॉन के लिए, उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी वहां एंटर कर सकता है। बट जब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, नेगेटिव। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सेप्टेंस नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं है ना। तो जैसे लोकल ट्रेन्स में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं पीक आवर्स में, तो कुछ लोग दरवाजे पे खड़े रहते हैं और क्या बोलते हैं, जगह नहीं है। तो जगह नहीं है मतलब उस अंदर जाना चाहता है उस आदमी के लिए एक्सेप्टेंस, तो क्या बोलेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव। और अगर बुलाएं, अरे है बहुत जगह, आइए आइए आइए, ऐसा वेलकम वेलकम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा, नेगेटिव। सो लोकल ट्रेन में अंदर जाने जैसा है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो जब नेगेटिव आएगी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेंस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई। और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है या कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है। क्लियर। तो इसका मीनिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। It's not about memorizing 2 sentences, 3 sentences, writing 3 equations only. You have to absorb the concept, how to process the question. So जब मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो आपको सोचना चाहिए मतलब किस चीज़ की एंथैल्पी है। यहाँ डेफिनेशन हेल्प नहीं करती, यहाँ डेफिनेशन की जगह पर आपका वो थॉट प्रोसेस हेल्प करता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। तो जब बाहर जा रहा है तो एग्जिस्टिंग अट्रैक्शन फोर्सेस रोल प्ले कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। और जब अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब जो करने वाला है एक्सपीरियंस, मतलब जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, भाई बाहर रुको, और ये न्यूक्लियस बुला रहा होगा। तो जो जीतेगा उसके हिसाब से आपको एनर्जी मिलेगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वुड बी हाई। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो उस इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहे, तो आपको उसको फोर्सफुली धक्का मार के एटम के अंदर पुश करना पड़ेगा। तो उसमें आपका एनर्जी का खर्चा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसी हो जाएगी। सो दैट थॉट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेफिनेशन, नॉट 3 ट्रेंड्स, 2-4 तुमने वहां से लिख लिए, PYQ सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन बदल देगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल देगा। सो वी हैव टू कैच दैट थिंग कि है क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है। अब कोई एटम अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो क्या होता है, मींस ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है, PYQs में भी मिल ही जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन फॉर ऑक्सीजन। तो दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले बोला सबका नेगेटिव होता है एक्सेप्ट कौन कौन, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। सो जब ये ऑक्सीजन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करने जाता है तो ये आता है हाईली पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इज नेगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इज हाईली पॉजिटिव। इसलिए जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं हम लोग, दैट ऑक्सीजन एटम इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म तो यहां पे लगता है कौन सा लॉ, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
सो अगर आप दो प्रोसेस को ऐड कर रहे हो तो उनके हीट्स भी क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इनके एडिशन से ये रिएक्शन मिल रही है, तो इनकी हीट्स के एडिशन से ये हीट मिलेगी, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड। तो डेटा आपको बुक्स में मिल जाता है, बट मुझे बस ये बताना है कि ये गारंटी है फर्स्ट और सेकंड का, नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन, फॉर एनी एलिमेंट इफ़ यू ऐड अप कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज तो क्या होने वाला है, उसका सम कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन में इतनी रिलीज नहीं होती जितनी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मान लो यहाँ पे रिलीज हुई है 50, मान लो -141 कुछ रहता है किलो जूल पर मोल, डेटा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, और इसका कुछ 728 ऐसा कुछ रहता है, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये -141 के आसपास और ये प्लस का 728 ऐसा कुछ, तो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और बहुत पॉजिटिव। इसीलिए अगर मैं सम करता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का तो वो गारंटी है कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक आएगा प्रोसेस। वो नेगेटिव था तो उसमें इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सर, तो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से आना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है, बट एक छोटी सी जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है पहली तो चीज़, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। आई थिंक आपने पढ़ा होगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, तो ये साइज कम होते जा रहा है। तो देखने में एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ऑक्सीजन का बोरॉन से, बट साइज कम होता जा रहा है। तो साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ही अपने आप में बहुत होता है। दूसरी चीज़, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद दैट एटम becomes negatively charged, so you are pushing electron which is the negative particle against the will of this particle which is already negatively charged. So like charges क्या करते हैं, repel each other. So वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग थी तो आपको उसको भी ओवरकम करना था। दूसरी चीज, नेगेटिव पार्टिकल में पुश कर रहे हो आप। फर्स्ट जो न्यूट्रल एटम था वो इलेक्ट्रॉन में सिर्फ जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं वही काम कर रहा था, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसलिए पुशिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन इज ऑलवेज डिफिकल्ट, एंड नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन, फॉर एनी एलिमेंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल वही वाले फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे थे। अगेन फिर से सोचो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज व्हाट, कि आने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलकम है या भीड़ कम है। सो किस पे डिपेंड करने वाला है, वही सारे फैक्टर्स पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला क्या लिखोगे, साइज ऑफ एटम। तो अगर एटम का साइज छोटा होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो एटम में एंटर करना चाह रहा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज पहुंच पाएगा। इट मींस वो ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। जबकि अगर एटम बड़ा हुआ तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर रहने वाला है, तो उतना अट्रैक्शन उसको नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन मैटर करता है। वो जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज छोटा होने पे क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आएगा, ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी हो जाएगी, हाई। तो साइज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एटम और साइज ऑफ एटम। स्मॉलर एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और बड़ा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहती है, ध्यान रखना। क्योंकि बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर एंटर कर रहा है, छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास आके बैठेगा, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा।
तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन हो जाएगा। तो साइज ऑफ एटम के लिए क्या याद रखना है, छोटा एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेगा। दूसरा फैक्टर बोलो क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है स्पीसीज का, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एटम के अंदर एंटर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर बोलो जल्दी से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऑलरेडी स्टेबल है आपकी स्पीशीज, तो चाहे इलेक्ट्रॉन देने की बात आए या इलेक्ट्रॉन लेने की बात आए, एटम दोनों ही चीज़ों के अगेंस्ट रहता है। ऑलरेडी स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ना ही इलेक्ट्रॉन, तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम हो जाती है। इसीलिए आप ग्रुप 2 का एग्जांपल ले लो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो इनके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस शेल का, NS2 विच इज स्टेबल, या जीरो ग्रुप वालों का एग्जांपल ले लो, NS2 NP6, ये भी कैसा है, स्टेबल। और ग्रुप 15 में और 5A, तो इसमें क्या होता है, NS2 NP3, ये भी हाफ फील्ड पी है तो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। हालांकि इफेक्ट आपको सिर्फ नाइट्रोजन में ही दिखेगा, उसका रीजन भी अभी बताऊंगा। NS2 NP3, तो स्टेबल हाफ फील्ड पी की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करना नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या हो जाती है, कम। और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो हम मेजर करते हैं वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को गवर्न करते हैं। देन कम्स व्हाट आर द ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो क्या क्या चेंज होता है, इन सारी चीजों पे काम करना, जो तीन फैक्टर्स हमने लिखे हैं उसके बेसिस पे ही आप जजमेंट दोगे। तो क्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या क्या चेंज होते हैं, साइज पे क्या फर्क पड़ता है, साइज डिक्रीजेस। दूसरा Z इफेक्टिव बढ़ता है। और ये दोनों ही चीजें क्या कहना चाह रही हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए, और होती भी है विद सम वेरिएशंस। तो अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूं, पीरियड 2, कौन कौन आता है मेरे पास, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो कैसा होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स धोखा देते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, ये भूलो मत। तो इसीलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड से कम, बेरिलियम ऑलरेडी कम ही सोच रहे थे बट जितना हम सोच रहे थे उससे भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे धोखा देने वाले कौन है, और व्हाट अबाउट नियॉन, तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड से क्या हो जाता है, कम। सेम आपको
पीरियड 3 में दिखाई देगा। पीरियड 3 में भी हमारे पास क्या क्या था? मैग्नीशियम से शुरू कर दें, लिथियम भी था ना इधर, सॉरी, और इधर सोडियम भी था। तो सोडियम, मैग्नीशियम, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ भी कौन धोखा देगा? तो इनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये धोखा दे देते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप चैप्टर खोलोगे एनसीईआरटी में तो आप शायद आपको डेटा भी मिल जाएगा किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। सर उनके एक्सपेक्टेड से तो तुम डेटा देखो ना, स्पून फीडिंग पे आ गए वापस। तो एक्सपेक्टेड से कम हो जाने वाली है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आता है इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम। इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इन दोनों की वजह से आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। इसीलिए अगर मैं ग्रुप 17 का एग्जांपल लेता हूं, 17 और 7A, तो इसमें हमारे पास हैलोजेंस आते हैं, और हैलोजेंस में कौन कौन है मेरे पास? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। तो हमें क्या लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। नॉट ओनली इन हैलोजेंस, इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है, जबकि होना किसका चाहिए था? फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट फ्लोरीन का नहीं है, क्लोरीन का है। और उसका रीज़न क्या है? देखो, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट्स। बाकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना डोमिनेट नहीं कर पाता, एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experience great repulsion from existing electrons of the valence shell. So effectively होना चाहिए था कि इनकी एनर्जी क्या होती? बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो होता क्या है? ड्यू टू विच सम एनर्जी इज कंज्यूम्ड टू ओवरकम दैट रिपल्शन and emitted energy becomes less than expected. तो हम लोग मान लो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500 जूल रिलीज हो, बट कुछ एनर्जी उसमें से कंज्यूम हो गई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने में, इसलिए मिलता है 300 जूल ओनली। मिलना चाहिए था
अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाले फैक्टर को हटा दूं तो ज़्यादा हीट रिलीज होती, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाती, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है, तो वही लिख रहे हैं अपन। एंड एमिटेड एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, रहती नेगेटिव ही है, फ्लोरीन के लिए नेगेटिव ही है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हो गई। बट मान लो क्लोरीन के लिए रिलीज हो रही है कुछ 100 मान लो, तो इसके लिए रिलीज होनी चाहिए थे 130, अब वो 130 ना रह के 80-85 रह जाती है, तो बाकी का जो डिफरेंस है एनर्जी का वो कहाँ चले गया, उस रिपल्शन को ओवरकम करने में चला गया। और वो आप इनका बॉक्स डायग्राम से देख सकते हो, या और बेटर तरीके से देखना है तो ऐसे देख सकते हो। तो जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो किधर से आएगा, बाहर से। कहाँ घुसने की कोशिश करेगा, सेकेंड पीरियड में। जबकि यही चीज अगर आप क्लोरीन के लिए देखते हो, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसका वैलेंस शेल है सेकेंड, और क्लोरीन के लिए वैलेंस शेल कौन है, थर्ड। तो थर्ड का साइज क्या है, बड़ा, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो क्लोरीन में मिलता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, वो उतना नहीं होता जितना फ्लोरीन में होता है, क्योंकि फ्लोरीन में सेकेंड ऑर्बिट जो दिख रहा है मुझे, सही बना है ना, ये फ्लोरीन ही है ना, 7 नहीं दिख रहे ना, वही तो। अब हो गए 7, तो ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। सो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किधर है, सॉरी, तो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड है स्पेशियस। और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किधर एंटर कर रहा है, सेकेंड पीरियड में, और सेकेंड कैसा है, कंजेस्टेड। तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, यहाँ सेकेंड में 7 है, वह थर्ड में 7 है, तो सेकेंड के 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑलरेडी कंजेस्टेड है, छोटा क्लासरूम है, और कोई बच्चा बैठने की कोशिश करेगा भाग यहाँ से, और ये बड़ा क्लासरूम है, बच्चे उतने ही हैं, 7, तो बड़े क्लासरूम में फिट हो जाते हैं, इसलिए वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है, चाहे कोई भी हो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इज लेस देन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ये बात मन में बिछाने के बाद पर्टिकुलर हैलोजेंस के लिए ऑर्डर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉरी। और अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। तो लिवरमोरियम को हटा देते हैं, तो होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होना क्या चाहिए था, और ऑक्सीजन ऑल द वे सबसे नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव। क्या लिखा है मैंने, तो ऑक्सीजन का तो पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अपनी फैमिली में ही सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है, ये ध्यान रखना। तो ये दो स्पेशल आपको याद करने हैं, बाकी ऑर्डर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो ये छोटी सी कहानी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और ये ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, बोथ आर एनर्जीज। अब जो हम थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो है नेचर, टेंडेंसी।
और उसका नेम है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके पापा कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइनस पाउलिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एनर्जी नहीं है, नॉट एन एनर्जी लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात पहले आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए कि ये कोई एनर्जी नहीं होती, ये एक टेंडेंसी है। और किस तरह की टेंडेंसी है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द shared pair of electrons towards itself। और जब शेयर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इन बॉन्डेड स्टेट। तो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है x एंड y और इन्होंने क्या बनाया हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स दोनों ने लेट से एक एक दिया है। एंड इफ आई से दैट x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होगा? दैट शेयर्ड पेयर विल बी पुल्ड बाय x। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स x के पास ज़्यादा देर तक रहेंगे। और अगर मैं बोल दूं इफ y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स y के पास ज़्यादा रहेंगे, ऐसा। सो whoever the more electronegative will pull the shared pair of electrons towards itself। तो इसका ये कोई एनर्जी नहीं है, एक टेंडेंसी है, इसलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। और ये हमेशा डिटरमिन्ड इन बॉन्डेड स्टेट। ऐसा ही कोई एटम फ्री बैठा है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब हमने आइसोलेटेड सिंगल एटम के लिए कैलकुलेट किया था, व्हेन एटम इज नॉट इन इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर स्पीसीज। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बॉन्डेड कंडीशन में ही कैलकुलेट हो सकती है। अकेला गैसियस एटम बैठा है मेरे पास तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। इसका कोई यूनिट नहीं होता और हमेशा बॉन्डेड स्टेट में ही कैलकुलेट हो सकती है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह दिखाऊं तो वो भी दिखा सकता हूं। और जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं और उनका वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर x ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड रह जाएगा किसके ऊपर? तो जब मैं बोलता हूँ शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचा है, उसका मेन बताने का तरीका क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सेम अगर मैं y को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा हूँ तो अगेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्टेड रहेगा? तो कोई भी दो एटम्स जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्टेड रहता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा पेयर की तरह दिखा रहे हो तो ऐसा शिफ्ट करके दिखा देते हो, बट ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की दिखा रहे हो तो किस तरह दिखा रहे हो तो इस तरीके से आपको दिखाना होता है। बस मतलब वही है कि कौन बेईमान है, कौन इलेक्ट्रॉन्स की चीटिंग कर रहा है। हो गया? अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज से ज़्यादा यूज होने वाली एटॉमिक प्रॉपर्टी है ओवरऑल केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। तो
क्योंकि ये टेंडेंसी है इसके लिए इसको मेजर करने का कोई वैसा मेथड था नहीं, तो पॉलिंग ने क्या किया, अलग अलग एटम्स को आपस में बॉन्ड बनवाया और देखा कि ओवरऑल कौन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, और उन्होंने क्या बनाई, और पॉलिंग स्केल पे इन्होंने फ्लोरीन को, इन्होंने बोला कि फ्लोरीन को किसी के साथ भी बॉन्ड बना लो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फ्लोरीन को किसी के साथ भी बॉन्ड बनवा दो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, फ्लोरीन से कोई नहीं खींच पाता। यानी कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी थी, क्लोरीन की, गड़बड़ मत करना। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एनर्जी था, ये एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम के लिए कैलकुलेट हुआ था, और ये कुछ 3 डिफरेंस 4 डिफरेंस होते हैं, याद रखना है आपको। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इन्होंने पाया, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था इनकी स्केल पे, वो कितना लेते हो, और बाकी सबको फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बेसिस पे डिसाइड हुआ। तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। फोन कॉल, फोन कॉल, फोन कॉल, ये दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। इसमें फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का रफली 3 है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का रफली 3 है। कुछ और एलिमेंट्स का अगर आप एस एंड पी ब्लॉक का याद रख सकते हो तो आपको टेबल दी होगी एनसीईआरटी में, उसमें से भी आप याद रख सकते हो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। कुछ एलिमेंट्स मैं बता देता हूं, जैसे हाइड्रोजन का याद होना चाहिए, वो कितनी आती है 2.1, कार्बन का याद होना चाहिए 2.5। अभी आप ग्रुप 1 में देखोगे तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलता है आपको 1, और फिर उस पूरी फैमिली में 0.1 डिक्रीज हो जाता है, लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाते हैं। अभी करेंगे हम डिस्कशन। तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर आप याद रख सकते हो तो मिनिमम इतने एलिमेंट्स का तो याद रखो। फोन कॉल दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता अपनी तरफ, ऑक्सीजन से सिर्फ फ्लोरीन पुल कर सकता है। और यही चीज हमको ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी समझाने के लिए जरूरी भी होती है। जैसे ऑक्सीजन दुनिया में नेगेटिव है, आपको जब रेडॉक्स पढ़ने को मिलेगा तो उसमें आपको बताते हैं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नेगेटिव है सबके साथ एक्सेप्ट विद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ ये 2 टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है +2, यहाँ पे ऑक्सीजन +1। दुनिया में और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जहां ऑक्सीजन आपको पॉजिटिव दिखे, फ्लोरीन के साथ ही ये पॉजिटिव रह सकता है, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन खुद है, तो ऑक्सीजन से कोई और इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर सकता एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन सबसे पुल करता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो अब इस तरीके से आपको सेंटेंसेस 6 बार अलग अलग तरीके से बोलना होता है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो पाए प्रॉपरली और आप रिकॉल कर पाओ एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। फिर और कोई स्केल थी, मूलिगन स्केल आई एक, उन्होंने क्या बोला, मूलिगन ने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड, बस ये ध्यान रखना है, IE एंड AE ये किसमें होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में।
तो अगर आप किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो उसका एवरेज निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने एक साइन भी बनाया था, क्या था वो? एक सिंबल भी बनाया था ना? हाँ, काय एक्स से ही काम चला लो। एक्स से ही काम चला लो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोलिकन स्केल के बीच में कुछ रिलेशन होता है। बताओ भैया, क्या लिखूं यहाँ पे? या तो यहाँ लिखोगे कुछ या यहाँ पे लिखोगे कुछ रिलेशन? क्या क्या किधर 2.8? इधर या इधर? देख के बोल रहे हो? चलो ढूंढ लेना, कुछ तो है ही, मिल ही जाएगा। नहीं तो इंटरनेट जिंदाबाद है ना, इंटरनेट माय फ्रेंड। तो ये रिलेशन आपको याद कर लेना है मोलिकन स्केल पे। और अब आता है ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स इसके बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लिखो पीरियोडिक ट्रेंड्स या सिंपली ट्रेंड्स लिख सकते हो। तो क्या होगा? इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम electronegativity decreases. Electronegativity decreases. Electronegativity decreases. बट नीचे के एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो पाता, ध्यान रखना, क्योंकि साइज कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पिक्चर में आ जाता है। अब आपको जो क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एप्लीकेशंस पे। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? तो पहला है मेटालिक कैरेक्टर्स। अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपोजिट भागते हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा एलिमेंट वो उतना ही कम मेटालिक हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक हो जाएगा। और क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी? सिंस टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसीलिए कोई आपसे पूछेगा कौन ज्यादा मेटालिक है, लिथियम या सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम या सीजियम, तो मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आता है? कुछ ऐसा। और ये किसी भी ग्रुप के लिए हमेशा करेक्ट है, नीचे वाले एलिमेंट्स ज्यादा मेटालिक है विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाले एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो मेटालिक कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। ये किसी भी एलिमेंट के मेटालिक या नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है ये फैक्टर। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होना, और मेटालिक कैरेक्टर कम होना मतलब बढ़ना। तो ऊपर ज्यादा नॉन मेटालिक है, नीचे ज्यादा मेटालिक है। तो अमोंग मेटल्स भी अगर मैं पूछूंगा कौन ज्यादा मेटालिक है, जितना नीचे होगा ग्रुप में उतना ही उसका मेटालिक कैरेक्टर हाई रहने वाला है।
ठीक है, अब इसकी वजह से हमारे पास कई सारी चीज़ों के नेचर मिलते हैं हमको। दूसरा एप्लीकेशन जो इसी पे बेस्ड है एक्चुअली, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पूरी तरीके से कौन डिसाइड करता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड द मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, देन नेचर ऑफ ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ चीजें याद करनी है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मली मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक होते हैं। नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये एक जनरल वो हो गया कि मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक। जैसे सोडियम का ऑक्साइड उठा लूं मैं, पोटेशियम का ऑक्साइड उठा लूं मैं, कैल्शियम का ऑक्साइड उठा लूं मैं, या यहाँ पे नॉन मेटल्स में मैं कार्बन का ऑक्साइड उठा लूं, सल्फर का ऑक्साइड उठा लूं, ऐसा बहुत सारे। तो पहले तो बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे? बेसिक। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रहेंगे वो एसिडिक रहेंगे। फिर आपको याद करना है कि दुनिया में 4 ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल होते हैं। इसमें से 2 नाइट्रोजन के हैं, N2O एंड NO। फिर और एक जो आप दिन रात पिए जा रहे हो, जल ही जीवन है। इसका नाम क्या है? जरूरी थोड़ी फॉर्मूला देगा एग्जाम में, नाम बोलो। नाम नहीं आ रहा देखो तुमको, बातें बड़ी बड़ी करनी है 720 वाली। नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाओ। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, थैंक यू दीदी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस है, एक मार देने वाली गैस है, जिंदा रखने वाला लिक्विड है। पता नहीं क्या करता है। NO। तो ये 4 ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। फिर आते हैं एम्फोटेरिक। का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक जब मैं टर्म यूज करता हूं, इसका मतलब है कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ। एज वेल एज बेस, बोथ। जैसे जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को अगर मैं HCl देता हूं तो ये जो नॉर्मल बेस की आदत होती है कि किसी एसिड से रिएक्ट करके क्या देना है? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये कर पाता है। तो यहाँ पे HCl एसिड था और जिंक ऑक्साइड क्या बन गया यहाँ पे? फिर बेस। बट जब यही जिंक ऑक्साइड को हम रख दें किसके साथ? बेस के साथ, NaOH के साथ, तो भी ये रिएक्शन करता है और सॉल्ट देता है। क्या मिलता है सॉल्ट में? Na2ZnO2, Na2ZnO2। क्या मिल गया? ये सोडियम जिंकेट। तो यहां पे ये तो बेस है, यानी कि जिंक ऑक्साइड यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और अब कौन कौन सी मेटल्स ये जादू कर सकती हैं? कौन कौन सी मेटल्स ये जादू कर सकती है? बेरिलियम, जिंक, टिन, लेड, एल्यूमिनियम, ये 5 मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ये याद कर लेना। और भी होते हैं, इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं, वो हम करेंगे डिस्कस।
डी ब्लॉक में। फिलहाल आपको इतने याद कर लेने हैं, बेरिलियम है, जिंक है, टिन है, लेड है एंड एल्यूमिनियम है। ये आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देते हैं। तो जो मेटालिक नेचर के ऑक्साइड्स होंगे, मेटालिक एलिमेंट्स जो रहेंगे उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेस बनाते हैं, नॉन मेटल्स वाले एसिड, कुछ न्यूट्रल और कुछ एम्फोटेरिक। अच्छा, अब कोई भी कंपाउंड ना ही 100% कोवेलेंट होता है, ना ही कोई कंपाउंड, तो इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड में भी क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स। तो एक फॉर्मूला होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स इज इक्वल टू, बोलो, बोलो बोलो बोलो, सिक्सटीन टाइम्स डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। सिक्सटीन डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। अब यहां पे डेल्टा क्या है? डेल्टा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl का। तो हमको पता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बट ये पोलार नेचर का है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। बॉन्ड पेयर विल बी पुल्ड बाय क्लोरीन एंड क्लोरीन डेवलप्स partial negative charge and hydrogen develops partial positive charge, and this charge separation is called polarity. पोलार हो गया, ये पोल्स डेवलप हो गए, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। बट कितना आयोनिक है ये आप इस फंडे से कर सकते हो। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कितना बताया था, और हाइड्रोजन का। तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन HCl क्या हो जाएगा? 16 टाइम्स डेल्टा मतलब 0.9 एंड 3.5 टाइम्स फिर से 0.9 का स्क्वायर। नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। नंबर्स है, दोस्ती करो दुश्मनी करो आग लगा दो, दैट्स योर चॉइस। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ एनी बॉन्ड आप डिसाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया? कितना आया? 32 पॉइंट, हाँ ऐसा? तो 32.4 बोल रहे हो आप, बट ऐसा लग नहीं रहा, मुझे पता नहीं, अंदर से आवाज आ रहा है। 17.2 आ गया। बस ऐसे ही अलग अलग आंसर्स निकालते रहो। देखो 17.5 आ गया। लाओ लाओ, कुछ भी लाओ, सबका अपना अपना मैथ्स है। एक रामानुजन से सीखा होगा, एक आर्यभट्ट से सीखा होगा, और यही चीज नीट के एग्जाम में हेल्प करती है तुमको टू स्कोर लो। तो जो हाई ऑर्डर मैथ्स आपको आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नाम पे, दैट हाई ऑर्डर मैथ्स इज एब्सेंट फ्रॉम नीट का एग्जाम। वो पता नहीं कौन सा मैथ्स फॉलो करते हैं। 17 पॉइंट
235। तो ये इतना परसेंटेज आयोनिक है। तो आयोनिक आप कंपाउंड को कब बोलोगे? जब 50% से ज्यादा हो जाए। 50% से कम होने पे क्या बोलते हो? पोलार कोवेलेंट। पोलार कोवेलेंट। तो ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स हो गए। एक और एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो अगर दो एटम्स ए एंड बी आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग बॉन्ड लेंथ कैसे निकाल सकते थे? ये मैंने आपको बताया भी था एटॉमिक रेडियस पढ़ाते वक्त। अगर ए और बी का बॉन्ड लेंथ बताना है मुझे, तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ क्या था? आर ए प्लस आर बी, मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। बट अगर इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का जो डिफरेंस है वो कैसा है? बड़ा है, कंसीडरेबल है, तो क्या हो जाता था? ए और बी पे पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते थे। पार्शियल चार्जेस डेवलप होने की वजह से पोलैरिटी आ गई, और ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, उससे थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही, साथ में चार्ज सेपरेशन की वजह से अट्रैक्शन और डेवलप हो गया है। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला बॉन्ड लेंथ तो इससे आ जाता, बट अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है इनकी, तो उसका एक ही रीजन है, क्या है? उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है? कंसीडरेबल। इन दैट केस हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, क्या होता है? भूल जाता हूं मैं, जल्दी बोलो। तो बॉन्ड लेंथ कितनी कम हो गई? एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ ये है आर ए प्लस आर बी, तो उससे कम कितनी हो गई? 0.09 टाइम्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सो वॉट एवर द डिफरेंस इज, अकॉर्डिंगली आप यहां पे रखो, सॉल्व करो। आर ए क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। बी क्या है? आर बी क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता, ठीक है? बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है तो एक बड़ा रोल प्ले करता है ये, और बॉन्ड लेंथ को एक्सपेक्टेड से, मतलब इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो? एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ। तो इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को समझें, हुआ क्या, फिर समझें क्यों हुआ। तो हुआ क्या वो ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों हुआ का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हुआ क्या कि बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड से कम मिल रही है। कितनी कम मिल रही है ये फॉर्मूला बता देगा। क्यों कम मिल रही है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज सेपरेशन हाई रहेगा, मतलब ए और बी के पार्शियल चार्जेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे कंपैरेटिवली। सो इन दैट केस ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड से कम हो जाती है। एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के रेडियस का सम। एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों के रेडियस का सम, ऐसा। और फिर आता है एसिड एंड बेस डिटरमिन कर सकते हैं। इसका फंडा क्या है, ध्यान से सुन लेना। ये कोई एलिमेंट है X जो कि O से जुड़ा हुआ है। O फर्दर किससे जुड़ा हुआ है? H से। अब कौन सा बॉन्ड इनके पानी में आयोनाइज होगा वो ध्यान रखना है। अगर ये बॉन्ड आयोनाइज होता है पानी में तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलने वाला है? XO माइनस प्लस
H प्लस, मतलब ये जो कंपाउंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा अभी। बट अगर यही X, O और H इस अरेंजमेंट में ये वाला बॉन्ड पानी के अंदर आयोनाइज होगा तो आपको मिलेगा X प्लस एंड OH माइनस, मीन्स ये कंपाउंड आपको OH माइनस दे रहा होगा तो आप इस कंपाउंड को फिर क्या बोलने लगते हो, बेस। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा बॉन्ड पानी के अंदर आयोनाइज हो रहा है, OH का या XO का, ये कौन डिसाइड करेगा, अगेन डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो अगर मैं X एंड O एंड H ये दो पेयर्स ले रहा हूं तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा 1.4 फिक्स रखने वाले हैं हम। X एंड O, मुझे नहीं पता X कौन सा एलिमेंट जो भी रहेगा, बट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.5, तो आई कैन कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड O, जो भी एलिमेंट रहेगा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर O और X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है किससे, O एंड H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, डेल्टा बड़ा है किससे 1.4 से। X एंड O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है किससे, O एंड H के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, X एंड O बॉन्ड आयोनाइजेस इन वाटर। और अगर O एंड H का बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखा रहा है किससे, O एंड X के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, तो कौन सा बॉन्ड आयोनाइज होता है पानी के अंदर, O एंड H। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा वो बॉन्ड पानी में पहले आयोनाइज होगा, जो भी ज्यादा हो। OH का ज्यादा होगा तो OH आयोनाइज हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। X एंड O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो X एंड O आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि OH माइनस बाहर आएगा। ठीक है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और ये तो पहले ये कॉन्सेप्ट को देखो और एब्जॉर्ब करो हर एक चीज, और फिर हम इसके एप्लीकेशन यानी एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जब लिखते हो H2CO3, क्या नाम है भाई इसका, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड। अच्छा, कार्बोलिक एसिड क्या होता है, हाँ, तो एग्जामिनर आराम से रमेश और सुरेश बना के रख देता हमारे सामने और हम तालियां बजा के घर आ जाते हैं, मम्मी मैं आ गया 500 मार्क्स लेके। तो एग्जामिनर का टारगेट ही आपको रुलाना, रोने पे मजबूर करना। अब आप कितने स्ट्रांग हो कितने वीक हो उस पे चलेगी कहानी आगे, क्योंकि आप एग्जामिनर को तो नहीं बदल सकते। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये कुछ ऐसा है। अब मैं सिर्फ फोकस करूंगा कितने पार्ट पे, एक उठा लो कोई भी, मैं इस पार्ट पे फोकस करूंगा। मतलब मैं फोकस कर रहा हूं किस पे, COH पार्ट पे। मतलब अगर C एंड O का बॉन्ड आयोनाइज होगा तो OH बाहर निकलेगा और ये कंपाउंड हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। बट अगर O और H का बॉन्ड आयोनाइज हुआ तो H प्लस बाहर निकलेगा, सिंपल। देख लेते हैं भाई, मच्छर भी आ गया लिखने के लिए, वाओ। अरे ब्लड में प्रोटीन होती है, कौन सी, ग्लोबिन।
सो अगेन मुझे हेल्प करो थोड़ी सी, O एंड H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 1.4 फिक्स रखने वाले हो। डेल्टा की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.5 एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5। सो डिफरेंस फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकम्स, अभी कौन सा केस लग रहा है बताओ जरा, डेल्टा बड़ा है या डेल्टा छोटा है? मतलब सेकंड केस लग रहा है, और डेल्टा छोटा होगा तो OH बॉन्ड आयोनाइज होगा और आपका कंपाउंड, इसीलिए भाई का नाम हमने पहले ही एसिड रख रखा है, क्योंकि हमको पता है ऐसा होने वाला है। सो कार्बोनिक एसिड इज एसिड। ये कौन बता सकता है, कौन आपकी हेल्प कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही चीजें आपको ऑर्गेनिक में परेशान करती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का पापा कौन, कहां से आ रहा है वो? तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली एटॉमिक प्रॉपर्टी है पूरी केमिस्ट्री में। तो इसलिए इसके जितने भी गुण अवगुण जो भी आप याद रख सकते हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लो। ऑर्गेनिक में भी आपको हेल्प मिलेगी, इनऑर्गेनिक में भी आपको हेल्प मिलेगी। और एक एग्जांपल रखते हैं, NaOH। अब दुनिया को पता है ये बेस है, क्योंकि जब आप NaOH को पानी में ऐड करते हो तो Na+ एंड, बट क्यों वो भी तो समझो। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस निकालना है तो लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है बेटा 1, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है 0.9। क्या है डिफरेंस सोडियम एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में? 2 आई थिंक अच्छा खासा है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी कौन सा बॉन्ड आयोनाइज होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो पानी में जब NaOH को डालते हो तो पानी NaOH में से OH- को खींच लेता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बन जाता है क्या? बेस। तो आप कोई भी एसिड लिखो, बेस लिखो और उसके अंदर डिसाइड करो कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है।